तुम्हारी बातें पूरी हो गई हो तो इसे मैं लड़ना शुरू कर दूं, वीर कहता है। हाँ, तुम अभी से लड़ सकते हो, दक्ष उससे कहता है। फिर वीर दक्ष के गॉन्टलेट्स निकलता है क्योंकि वो उनसे ही लड़ने वाला था। वीर जब विवेक ओबेरॉय की तरफ जाता है तो विवेक ओबेरॉय हैरान हो जाता है क्योंकि इस वक्त उसे दक्ष पहले से भी ज्यादा तेज नजर आ रहा था। लेकिन उसे पता नहीं था कि इस वक्त उस दक्ष नहीं वीर लड़ रहा है। लेकिन जब वीर उसे पर हमला करता है तो विवेक ओबेरॉय अपनी तलवार से उसको रोक देता है, लेकिन वो हमला काफी ज्यादा तेज था। इसकी वजह से विवेक ओबेरॉय को एक कदम पीछे होना पड़ा। फिर विवेक ओबेरॉय दक्ष की तलवार को उठाकर वीर की तरफ मरते हैं, लेकिन वीर इन सब के लिए तैयार था। वो हर रोज हाफ ब्लड से तलवार चलाना सीख रहा था। ऐसे में वो तलवार चलाने में काफी ज्यादा अच्छा हो गया था और साथ ही साथ हम लोग से बचने में भी, इसलिए वीर विवेक ओबेरॉय की हमले से अपने आप को बचा लेता है। लेकिन जैसे ही वीर गॉन्टलेट से विवेक ओबेरॉय पर हमला करता है तो विवेक ओबेरॉय दक्ष की तलवार से उसे गॉन्टलेट को ऊपर से काट देता है। इसकी वजह से उसके आगे लगे हुए 3 लंबे खंजर आधे कट जाते हैं। लेकिन वीर नहीं रुकता, वो दूसरे हाथ से उसे पर वार करता है। लेकिन विवेक ओबेरॉय इस बार भी उसके गॉन्टलेट के साथ वही करता है और उसे भी आधा काट देता है। अब तुम इसे नहीं लड़ सकते हो। अगर तुमने ज्यादा इनका इस्तेमाल किया तो मेरी ये शोल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, इसलिए तुम्हें अब इनको वापस भेजना होगा, दक्ष वीर से कहता है। ठीक है, वीर इतना ही कहता है और शोल को वापस भेज देता है। तुम्हारे पास तो कोई अच्छा हथियार ही नहीं है, अब मैं इसे किसे लड़ूं, वीर पूछता है। तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हो, दक्ष कहता है। वीर कुछ नहीं बोलता और अपने हाथ के अंदर एक ऊर्जा को घूमने लगता है। वो ऊर्जा देखते ही देखते एक तलवार में बदल जाती है। वो तलवार पीले रंग की नजर आ रही थी, जिसकी धार बहुत ही ज्यादा तेज नजर आ रही थी। ये कैसी तलवार है, दक्ष पूछता है। मेरे पास एक ऐसी भी शक्ति है जिससे मैं कोई भी हथियार बना सकता हूं। ये तुम्हारा शरीर है, इसलिए तुम्हारे पास ज्यादा ऊर्जा नहीं है, जिसकी वजह से ये तलवार उतनी ताकतवर नहीं बनी है जितनी इसको होना चाहिए था, वीर कहता है। कोई बात नहीं, अब तुम इसे ही इसको मारो, दक्ष विवेक ओबेरॉय की तरफ देखते हुए कहता है। फिर वीर उसे तलवार को उठाकर विवेक ओबेरॉय की तरफ जाने लगता है और उसे तलवार से उसे पर हमला कर देता है। विवेक ओबेरॉय उसे तलवार से बचने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करता है, लेकिन जैसे ही वीर की तलवार उसे तलवार से टकराती है, विवेक ओबेरॉय की तलवार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। उसे तलवार के हमले होते ही दक्ष को महसूस होता है कि वो अंदर से घायल हो गया है। जब तुमने हमला किया तो मुझे दर्द क्यों हो रहा है, वो भी इतना ज्यादा, दक्ष पूछता है। ये तलवार तुम्हारी ही ऊर्जा से बनी हुई है, इस पर जितना भी नुकसान होगा ये तुमसे ही पूरा करेगी, वीर कहता है और एक बार फिर विवेक ओबेरॉय पर हमला करने के लिए आगे चल जाता है। विवेक ओबेरॉय हैरान था क्योंकि अभी अभी उसकी तलवार के 2 टुकड़े हो गए थे, जिसकी वजह से उसकी वो शोल बर्बाद हो गई थी। लेकिन अपनी तरफ वीर को आता हुआ देख विवेक ओबेरॉय दक्ष की तलवार को ऊपर कर लेता है। लेकिन जब वीर की तलवार उसे तलवार से टकराती है तब वहां पर एक ऐसी आवाज आती है जिसकी वजह से आसपास की काफी चीज टूट जाती है। लेकिन दोनों ही तलवार में जरा भी फर्क नहीं आया था। दक्ष की वो तलवार वैसे की वैसी नजर आ रही थी, लेकिन वीर ने जो तलवार बनाई थी वो देखने में तो ठीक थी, लेकिन वो दक्ष की ऊर्जा ले रही थी, जिसकी वजह से दक्ष अपने आप को कमजोर होता हुआ महसूस कर पा रहा था। ये कैसी तलवार है, इसलिए अब तक कितने राज छुपा कर रखे हैं, बहादुर सिंह कहता है। आज इसके सारे राज खुल जाएंगे, क्योंकि आज ये करने वाला है, विक्रम राठौर कहता है। वहां मैदान के अंदर वीर बार बार विवेक ओबेरॉय पर हमला कर रहा था, लेकिन वो दक्ष की तलवार से उसके हमले को रोकना जा रहा था, जिसकी वजह से दक्ष को वीर को रोकने के लिए कहना पड़ा। अगर वो ऐसे ही लड़ता रहता तो दक्ष का शरीर अंदर से फट जाता। ठीक है, अब मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा, वीर कहता है और उसे तलवार को वापस अपने अंदर ले लेता है। लेकिन फिर वीर की हाथ चमकने लगते हैं और उसके हाथों में से एक अजीब सी ऊर्जा साफ दिखाई देने लगती है। इससे तुम्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वीर कहता है और विवेक ओबेरॉय की तरफ जाने लगता है। अपनी तरफ वीर को आता हुआ देख विवेक ओबेरॉय तलवार से वीर पर वार करता है, लेकिन वीर अपना हाथ ऊपर करके उसे हमले को रोक देता है
और दूसरे हाथ से विवेक ओबेरॉय पर मुक्का मार देता है, जिसकी वजह से विवेक ओबेरॉय दूर जाकर गिरता है। लेकिन दक्ष के मुंह से भी खून आने लगता है। उसे तलवार को रोकने के लिए वीर ने दक्ष की ही ऊर्जा ली थी। तुम्हारा शरीर तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तुम इसे कैसे लड़ते हो? अगर इसकी जगह मेरा शरीर होता तो अब तक ये मर चुका होता। वीर कहता है, तुम्हारे पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है क्या जिसमें तुम बिन मेरी ऊर्जा लिए इससे लड़ सको? दक्ष पूछता है। हाँ है, अगली बार उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, वीर कहता है। जहां वो दोनों ये बातें कर रहे थे वहीं दूसरी तरफ लोगों के होश उड़ गए थे, क्योंकि सबने देखा था कि दक्ष ने उसे हमले को अपने एक हाथ से रोक लिया था और दूसरे हाथ से विवेक ओबेरॉय को ऐसा मुक्का मार जिसकी वजह से विवेक ओबेरॉय बहुत ज्यादा पीछे जाकर गिर गया और अभी तक वापस लड़ने भी नहीं आया है। हमने कहीं गलत पर तो पैसे नहीं लगा दिए हैं, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। मुझे नहीं लगता कि विवेक ओबेरॉय जीत भी सकता है, वो तो उसकी एक ही मुक्के में नीचे गिर गया। कोई कमेंट करता है, अभी तो ये लड़ाई शुरू हुई है, तुमने अभी तक विवेक ओबेरॉय की असली ताकत देखी ही नहीं। मैं भी चाहता हूं ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहे, इसलिए हमें विवेक ओबेरॉय का इंतजार करना चाहिए। वो इस बार अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करेगा जो देखना बहुत ही ज्यादा मजेदार होगा। कोई उसके कमेंट का रिप्लाई करता है, ये तो बहुत ही लाजवाब है, इसने बहुत ही कम दिनों में अपने आप को कुछ ज्यादा ही मजबूत बना लिया है। विक्की हैरानी से कहता है, तुम सही कह रहे हो, ये जिस तरह से सब कुछ सीख रहा है और अपने आप को मजबूत बना रहा है, आने वाले कुछ साल में ये गुरुदेव से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। राघव कहता है, तुम दोनों सही कह रहे हो, जब दक्ष हमें मिला था तब वो इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था, लेकिन उसने खुद को तो मजबूत बनाया ही है, लेकिन उसने हमें भी मजबूत होने में मदद की है। अगर हम उसके साथ ऐसे ही काम करते हैं तो वो हमें अपने जैसा बना देगा। कबीर कहता है, उसकी वजह से ही आज मैं एक इवॉल्वर बन पाई हूं, नहीं तो पता नहीं मुझे एक इवॉल्वर बनने के लिए कितने सालों का इंतजार करना पड़ता। निशा कहती है, वही गुरुदेव एक मशीन के आगे खड़े हुए थे। ये वही मशीन थी जिस पर गुरुदेव हमेशा बात किया करते थे। उसको उसे बारे में काफी कुछ पता चल गया है और उसको हम पर शक होने लगा है। अगर हमने उसका शक जल्दी दूर नहीं किया तो वो हमें छोड़कर उसके पास चला जाएगा। वो पिछली बार दक्ष के मन में शक पैदा करने ही आया था और उसने वो कर भी दिया। गुरुदेव कहते हैं, ये बहुत ही ज्यादा गंभीर बात है। अगर उसका गुस्सा हम पर ऐसे ही बढ़ता रहा तब वो हमारे लिए खतरा बन सकता है, और जैसी उसकी ताकत है उसे हिसाब से वो आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बनेगा। मैं अभी उसका मैच देखा था, वो मजबूत होता जा रहा है, लेकिन अभी तक उसे उसकी शक्तियां नहीं मिली हैं। अगर उसकी शक्तियां मिल जाती हैं तब उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। वो मशीन वाला आदमी कहता है, आज की लड़ाई में भी मुझे लगता है कि वीर उसकी मदद के लिए उसके अंदर आ गया है, और वीर की वजह से ही उसके मन में काफी सवाल उठे हैं कि वो कौन है। मुझे लगता है कि वक्त आ गया है उसे वीर के बारे में सब कुछ बताने का। गुरुदेव कहते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो, उसे पता होना चाहिए कि वीर कौन है। उसे पता होना चाहिए कि वीर उसका बड़ा भाई है और शायद उससे भी ज्यादा शक्तिशाली। उन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। वीर उसे बस कुछ ही मिनट बड़ा है, लेकिन पहले होने की वजह से उसकी ताकत दक्ष से ज्यादा है, और वीर उसके पास है जो उसे और भी ज्यादा खतरनाक बन रहा है। अगर दक्ष को अपने भाई के बारे में पता होगा तो वो खुद उससे बात करके इन सारी चीजों को सही से संभाल लेगा। अगर ये बात उसे काल से पता चली तब वो इस बात का भी फायदा उठाएगी। वो मशीन वाला आदमी कहता है, तो क्या मुझे इजाजत है कि इस लड़ाई के बाद में दक्ष को उसके सारे सवालों के जवाब दे दूं? गुरुदेव पूछते हैं। हां, तुम उसे सब कुछ बता सकते हो, वही ठीक होगा। अगर उसके सवाल दूर नहीं किए गए तब हमारे लिए बुरा हो सकता है और हम किसी भी बात का रिस्क नहीं ले सकते हैं। इसीलिए तुम इतनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसके सारे सवालों के जवाब उसे दे दो, ताकि वो हम पर कुछ हद तक भरोसा करने लगे। वो मशीन वाला आदमी कहता है। और फिर गुरुदेव हां मैं कर हिलाते हैं और वहां से बाहर चले जाते हैं। वही दूसरी ओर मैदान में विवेक ओबेरॉय खड़ा हो गया था और उसकी आंखों में खून सवार नजर आ रहा था। मैंने तुम्हें एक बच्चा समझ के भूल कर दी। तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन मुझे तुम्हें हारने के लिए अपनी और ताकत का इस्तेमाल करना होगा, जो मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं छोड़ा है।
विवेक ओबेरॉय कहता है। विवेक ओबेरॉय के ऐसा कहते ही उसका शरीर चमकने लगता है और देखते देखते उसके सारे घाव ठीक हो जाते हैं। पूरी तरह से एक योद्धा लग रहा था जो अभी अभी लड़ने के लिए आया हो। वो बिल्कुल भी थका हुआ नहीं नजर आ रहा था। फिर बेवकूफ राय अपनी मुट्ठी बंद करते हैं और धरती पर मुक्का मार देते हैं, जिसकी वजह से दक्ष को एक हल्की सी कंपन महसूस होती है। इसके एक ही हमले में किसने धरती तक को हिला दिया? दक्ष बोलता है, लगता है अब लड़ने में ज्यादा मजा आएगा। ये अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो गया है, तो मैं पीछे क्यों हटूं? मैं भी इसे अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करके ही लड़ूंगा और फिर इसका वो हाल करूंगा कि ये मुझसे लड़ने की सोचेगा भी नहीं। वीर उसको देखकर कहता है, मैंने तो तुम पर छोड़ रखा है। तुम चाहे से बिना शक्तियों के हर आओ या शक्तियों के साथ, मुझे तो जीतने से मतलब है, लेकिन तुम इसको मारना मत। वो काम मेरा होगा क्योंकि मुझे इससे अपना बदला पूरा करना है। दक्ष कहता है, देखो ये है रियल पावर। आज तक इसने इस ताकत का इस्तेमाल ठीक से एक बार भी नहीं किया है और लगता है आज ये इसका इस्तेमाल करने ही वाला है। कोई कमेंट करता है, ये रियल पावर क्या है? कोई पूछता है, अरे तुमको नहीं पता ये कैसी ताकत है जो शरीर के अंदर आसपास की सारी शक्तियों को इकट्ठा करके उसे मजबूत बना देती है। इसको करोड़ों लोगों में से एक ही सीख सकता है और विवेक ओबेरॉय ने उसे ताकत को अच्छे से सीखा हुआ है। इसकी वजह से इसकी शक्तियां और भी ज्यादा हो गई हैं। ये दक्ष की ताकत लेकर ही उसे हरा सकता है। इसे अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई उसको बताता है, ये लड़ाई तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। अब ऐसे में कौन मारेगा और कौन जीतेगा, इसका फैसला मुश्किल हो रहा है। कोई दक्ष की तरफ देखते हुए कहता है, क्योंकि दक्ष के अंदर से भी एक अलग तरह की ताकत निकल रही थी और दक्ष की आंखें इस वक्त चमक रही थीं, मानो वो किसी भी चीज को मारने के लिए तैयार हो। ऐसी लड़ाई मैं आज तक नहीं देखी। पिछली बार मैंने विवेक ओबेरॉय की लड़ाई देखी थी, लेकिन मैंने कब उसे इतना गुस्से में नहीं देखा था। विवेक ओबेरॉय का गुस्सा ज्यादा होता ही जा रहा है, बहादुर सिंह कहता है। विवेक ओबेरॉय का गुस्सा ज्यादा होने के कई कारण थे। इसमें से पहले दक्ष ने उसकी ऊर्जा को लेकर डेविल चाइल्ड को दे दिया था। दूसरा, उसने उसके खंजारों की शक्तियों को अपने खंजर के अंदर डाल दिया था। हालांकि उसने उसे खंजर को अपने पास रख लिया था, लेकिन वो था तो दक्ष का ही और उसे खोलने में बहुत लंबा समय लगने वाला था। और तीसरी, दक्ष जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। ये बात विवेक ओबेरॉय को पता चल गई थी, इसलिए वो उसे पर अपनी सारी ताकतों का इस्तेमाल करने वाला था। वो उसे पर जरा भी दया करने की उम्मीद नहीं कर रहा था। लड़ाई में गुस्सा ठीक नहीं है, दक्ष कहता है। अब कुछ भी हो, हम दोनों में से एक ही बचेगा, या तुम या मैं, विवेक ओबेरॉय कहता है और दक्ष की तलवार को ऊपर उठा लेता है। वो उसकी तलवार से ही उसके टुकड़े करना चाहता था और इसीलिए वो उसे पर वार करता है। लेकिन इस बार विवेक ओबेरॉय का हमला पहले से भी काफी ज्यादा तेज था, जिसकी वजह से दक्ष को बचाने का मौका ही नहीं मिलता और उसी पर एक गहरा घाव आ जाता है, जिसकी वजह से दक्ष पीछे गिर जाता है। अभी तो मैंने अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करना शुरू ही किया है, विवेक ओबेरॉय कहता है। वीर खड़ा होता है और अपने हाथ से दक्ष के शरीर से बहते हुए खून को रोक देता है। अब देख मेरी ताकत, वीर कहता है और अपने हाथों को आग में बदल देता है और उसी के साथ वो विवेक ओबेरॉय की तरफ जाने लगता है। ये कैसी ताकत है? इसकी हाथों में आग कैसे लग गई? कोई कमेंट करता है। मुझे नहीं पता, आज से पहले मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा और ना ही इसके बारे में सुना है, कोई उसका रिप्लाई करता है। ये दक्ष तो हमने जितना सोचा था उससे भी आगे निकल, सभी लोग कमेंट पर यही सब बातें कर रहे थे। लेकिन वहां दक्ष के शरीर के अंदर वीर तेजी से विवेक ओबेरॉय की तरफ जाता है और उसकी एक मुक्का मारता है। वीर का मुक्का इतना ज्यादा तेज था जिसकी वजह से विवेक ओबेरॉय को पीछे हटना पड़ा, लेकिन दक्ष के हाथ की आग की वजह से विवेक ओबेरॉय को काफी नुकसान हुआ था। विवेक ओबेरॉय के पास एक ऐसी स्किल थी जिसकी वजह से वो अपने आप को बहुत ही आसानी से ठीक कर सकता था, इसलिए वो उसे नुकसान को जल्दी ही ठीक कर लेता है। वीर अब काफी ज्यादा तेज नजर आ रहा था और शायद थोड़ा गुस्से में भी, क्योंकि इतनी देर से वो बस ये सभी झेल रहा था। अब तू नहीं बचेगा, वीर कहता है और अपने दूसरे हाथ से विवेक ओबेरॉय को अपनी तरफ खींच लेता है और फिर वीर का हाथ विवेक ओबेरॉय की गर्दन को पकड़ देता है। वीर उसकी हवा में उठता है और उसे पर एक मुक्का मार देता है।
वीर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल पूरे तरीके से कर रहा था। वो उसे पर कोई भी रोक नहीं लग रहा था। दक्ष हैरान था वीर की इस ताकत को देखकर। वीर हवा में उछलता है, लेकिन फिर वो वापस धरती पर कम नहीं रखना, क्योंकि वो हवा में उड़ भी सकता था। वीर धरती से 3 मीटर ऊपर खड़ा हुआ था और फिर वो वहीं से उड़ता हुआ विवेक ओबरॉय की तरफ जाता है और उसे पर मुक्कों की बारिश कर। विवेक ओबरॉय की ऐसी हालत देखकर सभी लोग हैरान थे, क्योंकि वो नजारा सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था और जिस चीज का वीर इस्तेमाल कर रहा था वो तो सबके लिए बहुत ही ज्यादा अलग थी। किसी ने भी ऐसा कुछ होना नहीं देखा था। ये लड़ाई ज्यादा नहीं चलने वाली थी, सब यही सोच रहे थे। और तभी वीर को एक मुक्का लगता है, जिसकी वजह से वीर उड़ता हुआ पीछे की तरफ चल जाता है, लेकिन वो किसी भी चीज से टकराता नहीं, क्योंकि वो बीच हवा में ही रुक जाता है। वीर जब विवेक ओबरॉय की तरफ देखा है तो थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि विवेक ओबरॉय के पूरे शरीर के अंदर बिजलियां निकालनी शुरू हो गई थीं। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर बिजली की ताकत है। ये नहीं हो सकता, कोई भी सुपर पावर का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? यहां पर तो ये दोनों ही सुपर पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई कमेंट में पूछता है। हर कोई सुपर पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ स्किल ऐसी होती है जिनका पूरा सीखने के बाद शरीर के अंदर कुछ तरह की शक्तियां अपने आप आ जाती हैं, लेकिन उसे स्किल को उसे हद तक लेकर जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसा हर कोई नहीं कर पाता है, लेकिन जो कोई वहां तक पहुंच जाता है उसकी ताकत ज्यादा हो जाती है। कोई उसको बताता है। इस वक्त विवेक ओबेरॉय भी हैरान नजर आ रहा था, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि लड़ाई के बीच में उसकी स्किल्स इंप्रूव हो जाएगी, वो भी इतनी ज्यादा कि उसे एक सुपर पावर ही दे देंगे। तुमसे लड़ना बेकार नहीं गया, इस लड़ाई से मैंने अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर लिया है। इसके बाद मुझे ये सुपर पावर मिल गई है, जो मेरा एक सपना था। मुझे लगा नहीं था कि कभी ये मुझे मिल पाएगी, लेकिन आज जब मुझे ये मिल गई है तब मुझे इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, तुम भी नहीं। विवेक ओबरॉय कहता है। ये बहुत बोलता है, मुझे बहुत ज्यादा पिटेगा, वीर कहता है और एक बार फिर विवेक ओबरॉय की तरफ जान लेता है। लेकिन इस बार वीर विवेक ओबेरॉय को हल्के में ले रहा था, इसलिए जैसे ही वीर उसके पास जाता है, विवेक ओबेरॉय उसकी तरफ एक मुक्का मारता है। उसे मुक्का के अंदर से इतनी बिजली निकलती है जिसकी वजह से दक्ष वापस से पीछे जागता है और इस बार वो बीच हवा में भी नहीं रुक पाता। उसे रोकने के लिए दीवार से टकराना ही पड़ता है। वीर, तुम इसको हल्के में ले रहे हो, यह हल्के में लेने वाली चीज नहीं है। तुम इसे ठीक से लड़ो, नहीं तो ये हमें हरा देगा, दक्ष कहता है। ठीक है, वीर कहता है और खड़ा हो जाता है। खड़े होने के साथ ही वीर एक बार फिर विवेक पर हमला करना शुरू कर देता है। वीर इस लड़ाई में अपनी हर तरह की शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था। अब उसे किसी भी बात की चिंता नहीं थी, क्योंकि विवेक ओबेरॉय उसके बराबर आ गया था, इसलिए वो उसको हारने के लिए पूरी तरह से तैयार था। एक बार फिर विवेक ओबेरॉय दक्ष की तरफ मुक्का मारता है, लेकिन दक्ष उसे बिजली को अपनी शक्तियों से रोक देता है और उसको इकट्ठा करके विवेक ओबेरॉय पर ही मुक्का मार देता है। इसकी वजह से विवेक ओबेरॉय जमीन में गिर जाता है और वहां पर एक गड्ढा हो जाता है। लेकिन विवेक ओबेरॉय वहीं पर नहीं रुकता, वो जल्दी से खड़ा होकर दक्ष पर बिजली की बारिश करनी शुरू कर देता है, लेकिन वीर अपनी शक्तियों से उसको भी रोक देता है। इस वक्त वीर बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था और वो इस गुस्से के कारण उसे सारी बिजली जो आसमान से उसकी तरफ आ रही थी वो उसको पकड़ के विवेक ओबेरॉय पर ही छोड़ देता है। वो सारी बिजली उसे पर गिरने की वजह से विवेक ओबेरॉय की हालत काफी ज्यादा बुरी हो गई थी, लेकिन वो साथ ही साथ अपने आप को ठीक भी कर रहा था। लेकिन अब उसके ठीक होने की ताकत कम हो गई थी, इसलिए वो अपने आप को ठीक नहीं कर पा रहा था। फिर वीर अपना मुकाबला के विवेक ओबेरॉय के सर की ओर हमला करता है, लेकिन विवेक ओबेरॉय वहां से हटाने में कामयाब हो जाता है और वीर का मुक्का नीचे धरती पर लगता है, जिसकी वजह से वहां की पूरी जगह मिल जाती है। बाहर बैठे लोगों को भी एक भूकंप सा महसूस होता है। इसके एक मुक्के में इतनी जान कैसे हो सकती है? इसने अपने एक ही मुक्के में पूरे ग्रहों को हिला दिया। अगर ये विवेक ओबेरॉय पर लगता तो उसका क्या हाल होता, मैं तो सोच भी नहीं सकता हूं, कबीर कहता है। लगता है दक्ष को हम जैसा सोच रहे थे वो वैसा नहीं है। उसने हमसे बहुत से राज छुपा कर रखे हैं। इस लड़ाई के बाद उसे सब कुछ अच्छे से समझना होगा कि ये सब कैसे हो रहा है। विक्की कहता है, हाँ,
ये लड़ाई बस खत्म हो ही गई है। मुझे नहीं लगता कि विवेक ओबेरॉय अब और ज्यादा लड़ने की सोचेगा, अभी राघव कहता है। मैदान के अंदर वीर बार बार अपनी शक्तियों से विवेक ओबेरॉय पर बड़े बड़े हमले करता जा रहा था, जिसकी वजह से अब विवेक ओबेरॉय करने की हालत में आ गया था। मैं तुमसे नहीं हार सकता हूं, विवेक ओबेरॉय कहता है और अपना हाथ वीर की तरफ घूमता है। उसका हाथ किसी तलवार से काम नहीं लग रहा था, लेकिन वीर अब अपनी सभी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था, जिसकी वजह से वो उसे हमले से बचने में कामयाब हो जाता है। और फिर वीर विवेक ओबेरॉय के सर पर एक मुक्का मार देता है। इसकी वजह से विवेक ओबेरॉय जमीन पर गिर जाता है। विवेक ओबेरॉय के मुंह से खून आने लगा था, लेकिन वीर नहीं रुकता है। वो विवेक ओबेरॉय को उठना है और फिर से मारता है। विवेक ओबेरॉय बार बार नीचे गिरता और हर बार वीर उसको उठाकर और मारता। बस अब और नहीं रुक जाओ, तुमने कहा था कि तुम इसको मुझे करने दोगे, दक्ष वीर से कहता है। ठीक है, ऐसे भी अभी और नहीं लड़ सकता है, वीर कहता है और विवेक ओबेरॉय को वहीं पर भगा देता है। फिर दक्ष को अपना शरीर वापस मिल जाता है और वो अपने हिसाब से सब कुछ कर सकता था, लेकिन वीर वहां से गया नहीं था। वो दक्ष के अंदर ही था और सब कुछ देखा और सुन रहा था कि दक्ष क्या करता है। पहले तो दक्ष अपनी तलवार के पास जाता है और उसको उठा लेता है। उसे तलवार पर काफी खून लगा हुआ था। वीर उसको साफ करके अपने पास रख लेता है और फिर वो विवेक ओबेरॉय के पास जाकर बैठ जाता है। विवेक ओबेरॉय की हालत इस वक्त मरने के जैसी हो गई थी, उसे हिला भी नहीं जा रहा था। फिर वीर अपने सोने के रंग वाला खंजर निकाल लेता है और उसको भी अपने पास रख लेता है। मैं तुम्हारा कोई भी हथियार नहीं लिया है, ये खंजर और ये तलवार मेरी है, इसलिए इनका मेरे पास रहना ही ठीक होगा। तुम नहीं जानते हो कि इनको पाने के लिए मुझे किस हद तक जाना पड़ा था। इनको लेने की वजह से मेरी जान जाती जाती बची थी, दक्ष कहता है। विवेक ओबेरॉय बस उसी को देख रहा था। तुम बहुत ही ज्यादा अलग हो और बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी, ऐसे में तुमको मारना ठीक नहीं होगा। अगर तुम मारे तो हमारे ग्रह से एक बहुत ही बहादुर इंसान चला जाएगा और मैं वो होने नहीं दे सकता हूं, इसलिए मैं तुमको नहीं मारूंगा, दक्ष उससे कहता है। अपनी तलवार उठाओ और मुझे मार दो, ऐसा मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा, विवेक ओबेरॉय कहता है। सच कहूं तो मेरा अब लड़ने का कोई भी मन नहीं है। ये लड़ाई खत्म हो चुकी है मेरे भाई। अब तुम भी अपनी हार मान लो तो हम दोनों अपने अपने घर जा सकते हैं, दक्ष कहता है। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, विवेक ओबेरॉय कहता है। क्या तुम मेरे दोस्त बन सकते हो? देखो, तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो और शायद मैं भी थोड़ा बहुत तो ताकतवर हूं ही। अगर हम दोनों दोस्त बन जाते हैं तो इसमें हम दोनों का फायदा है। वैसे भी लड़ने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। अगर तुम मुझे मार दो तब भी और मैं तुम्हें मार दूं तब भी, दक्ष मुस्कुराते हुए कहता है। ये तुम क्या कर रहे हो? अपनी तलवार उठाओ और इसको मार दो। मैंने इसलिए इसको ऐसी हालत में नहीं किया है कि तुम इसे ठीक होने का मौका दो, वीर कहता है। उसकी कोई जरूरत नहीं है, अब ये ठीक नहीं हो सकता है। इसे ठीक होने में काफी समय लगने वाला है और वो अब और नहीं लड़ सकता है। तो तुम चिंता मत करो, मुझे इससे पहले कुछ बात करनी है, फिर देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, दक्ष कहता है। वैसे तुम्हारे पास कोई ऐसी शक्ति है जिससे तुम किसी को भी ठीक कर सको, जैसे तुम मुझे करते हो? वैसे दक्ष वीर से पूछता है। हाँ है, लेकिन क्यों? वीर कहता है। तो इसको थोड़ा ठीक करो। इसके पास इतनी ताकत तो हो कि ठीक से बात कर सके और शायद जिंदा रह सके, दक्ष मुस्कुराते हुए कहता है। फिर वीर दक्ष के हाथ को विवेक ओबेरॉय के सीने पर रखता है और अपने अंदर से उसके अंदर कुछ ऊर्जा देने लगता है। ये तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ? विवेक ओबेरॉय पूछता है। ये लड़ाई खत्म हो चुकी है और मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता हूं, चाहे हमारी दुश्मनी कितनी भी बड़ी क्यों ना रही हो, लेकिन हम फिर भी दोस्त बन सकते हैं, दक्ष मुस्कुराते हुए कहता है। विवेक ओबेरॉय को अपने अंदर एक गर्म ऊर्जा महसूस हो रही थी जो उसको अंदर से ठीक कर रही थी और अब विवेक ओबेरॉय के कुछ बड़े घाव भी ठीक होने लगे थे। क्या वो उसको ठीक कर रहा है? लेकिन क्यों? कबीर कहता है। वो उसकी जान बचा रहा है। ये लड़ाई खत्म हो चुकी है और दक्ष इस लड़ाई को जीत गया है, राघव कहता है। लेकिन अभी तक दोनों में से किसी ने भी हार नहीं मानी है और ना ही दोनों में से कोई मारा है। फिर ये लड़ाई कैसे खत्म हो सकती है? कबीर पूछता है। ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, इसके बिना भी लड़ाई को जीता जा सकता है। दक्ष ने जो ताकत दिखाई है उसके बाद अगर विवेक ओबेरॉय फिर से खड़ा भी हो जाता है तब भी वो उसे नहीं जी सकता है।
राघव बताता है। विवेक ओबेरॉय अपने आप को ठीक होता हुआ महसूस कर पा रहा था और कुछ ही देर में वो काफी हद तक ठीक हो गया था। फिर वीर अपने हाथ पीछे कर लेता है और दक्ष से कहता है, ये लो, ये काफी ठीक हो गया है। इससे ज्यादा किया तो ये अभी ही हमसे लड़ने लगेगा। विवेक ओबेरॉय की आंखों में अभी भी गुस्सा नजर आ रहा था और वो इस गुस्से के साथ खड़ा हो जाता है और उनकी तरफ देखने लगता है। ये लड़ाई अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, अभी भी इन दोनों के बीच में और लड़ाई होनी बाकी है, कोई कमेंट करता है। एक बार विवेक ओबेरॉय ने दक्ष को खड़ा होने का मौका दिया था और अब ले उसको खड़ा होने का मौका दे रहा है। ऐसे में इस बार उन दोनों के बीच में बड़ी लड़ाई होने हो सकती है, कोई कमेंट करता है। मुझे तो इन दोनों को देखकर नहीं लग रहा है कि ये अब और लड़ने वाले हैं, लेकिन जब तक इन दोनों में से कोई हार नहीं मानता है, मरता नहीं है, वो इस गेम से बाहर नहीं आ सकते हैं। वो सारी जिंदगी इसके अंदर ही फंस कर रह जाएंगे। कोई उसके कमेंट का रिप्लाई करता है। इन दोनों में से हार मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। ऐसे में अब क्या होगा, ये देखना काफी ज्यादा मजेदार हो सकता है। अब तो मुझे अपने पैसों की भी चिंता नहीं है, मुझे तो अब ये देखना है कि विवेक ओबेरॉय आगे क्या करता है। कोई कमेंट करता है, विवेक ओबेरॉय लाडो, उससे और उसकी जान से मारकर इस लड़ाई को खत्म करो। मैंने तुम्हें ऐसे ही पैसे नहीं दिए हैं, तुम उसे मारने से पीछे नहीं है सकते हो। इस लड़ाई को खत्म करो, विक्रम राठौर चिल्लाते हुए कहता है। वो उसकी मर्जी है कि वो क्या करता है, बहादुर सिंह बोलता है और उसे लड़ाई को देखने लगता है कि अब आगे क्या होगा। जब सभी लोग सो रहे थे कि विवेक ओबेरॉय और दक्ष की एक बार फिर से लड़ाई होने वाली है, तभी विवेक ओबेरॉय कुछ ऐसा बोलता है जिसकी वजह से सबकी उम्मीद टूट जाती है। विवेक ओबेरॉय कहता है, तुम सही कह रहे हो, हमें नहीं लड़ना चाहिए। वैसे भी तुम ये लड़ाई जीत चुके हो और मैं अपनी हार मानता हूं। और मेरे दूसरे ऑफर का क्या? दक्ष पूछता है। मुझे तुम्हारी दोस्ती मंजूर है, लेकिन अभी मैं चलता हूं, मुझे अपने आप को और भी ज्यादा मजबूत बनाना होगा, विवेक ओबेरॉय कहता है और उसे लड़ाई से बाहर चला जाता है। विवेक ओबेरॉय के गेम से बाहर जाते ही दक्ष वह लड़ाई जीत जाता है और अपनी रैंक को नंबर 10 पर कर लेता है। विवेक ओबेरॉय के जाने के बाद वीर भी चला जाता है, क्योंकि वो तब तक ही रह सकता था जब तक दक्ष की जान पर कोई खतरा हो। जब विवेक ओबेरॉय ही चला गया तो दक्ष की जान पर कैसा खतरा, इसलिए वो भी चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद दक्ष भी अब वहां पर नहीं रह सकता था, इसलिए वो भी वहां से चला जाता है। आज जो इस लड़ाई में हुआ उसकी वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि विवेक ओबेरॉय इस तरह हार जाएगा। इस लड़ाई की वजह से काफी लोगों के पैसे डूब गए थे, लेकिन दक्ष को इस लड़ाई के बदले बहुत ज्यादा पैसे मिल गए थे। दक्ष उत्सव से बहुत ज्यादा खुश था और वो इस खुशी में अपने कमरे की ओर जा रहा था। अभी वो देखता है कि सामने से उसके सभी दोस्त उसी की तरफ आ रहे हैं और वो सारे के सारे बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। फिर दक्ष भी उनकी तरफ ही जाने लगता है। वो जानता था कि वो सारे मिलकर उसे आज जो हुआ उसके बारे में ही पूछेंगे, लेकिन दक्ष पहले ही तैयार था। दक्ष ने जब वीर को लाने का सोचा था, तभी उसने साथ ही साथ ये भी सोच लिया था कि उसके आने के बाद सबको क्या बताना होगा जिस पर सारे विश्वास कर ले। वो सारे दक्ष के पास आते ही उसके गले लग जाते हैं। तुम इस लड़ाई में मर भी सकते थे, तुमने पहले ही इस लड़ाई को क्यों नहीं छोड़ा? राघव कहता है। अरे तुम सब चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं और मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस वो लड़ाई थोड़ी सी लंबी चली गई, दक्ष मुस्कुराते हुए कहता है। दक्ष जानता था कि आगे सब उसे क्या सवाल पूछने वाले हैं, इसलिए वो पहले ही जवाब दे देता है। कुछ देर दक्ष उन सब से बातें करता है। फिर जब वो उसे शक्ति के बारे में पूछते हैं जिसका इस्तेमाल दक्ष कर रहा था, तब दक्ष को कुछ सोच समझ के बोलना ही पड़ता है, जो उसने पहले ही सोच रखा था। दक्ष कहता है, वो एक स्किल थी, इसका मैं केवल एक ही बार इस्तेमाल कर सकता था। इस स्किल के अंदर सामने वाले की ताकत से हम उसको हरा सकते हैं। लेकिन तुमको ये कहां से मिली? कबीर पूछता है। ये मुझे डेविल चाइल्ड से मिली है, ये थोड़ी अजीब है, इसलिए मैं ठीक से खुद नहीं समझ पाया हूं। मैं इसे अच्छे से समझ पाता, इससे पहले ही डेविल चाइल्ड इवॉल्व होने लगा और वो अभी तक पूरी तरह से इवॉल्व नहीं हुआ है, दक्ष सबसे कहता है। दक्ष ने सोचा था कि वो सबसे यही कहेगा कि उसने ये डेविल चाइल्ड से सीखा था,
और एक बार डेविल चाइल्ड इवॉल्व होने के बाद दक्ष सबसे कह देगा कि वो अब बदल गया है, इसलिए अब वो उसे चीज को नहीं सीख सकता है। ऐसे में सबको ना चाहते हुए भी इस बात पर यकीन करना ही पड़ेगा। वो इवॉल्व कब तक हो जाएगा, कबीर पूछता है। पता नहीं, जब होगा तब मैं तुम सबको तो बात ही दूंगा, दक्ष कहता है। चलो आराम से बैठकर बात करते हैं, दक्ष उन सब से कहता है और सबके साथ चला जाता है। हमने जो पैसे लगाए थे वो अब बहुत ज्यादा हो गए हैं। तुम्हारे जितने पर हमें जितने पैसे मिले हैं उतने पैसों से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, विक्की कहता है। ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारा भी कुछ फायदा हो गया, तो हम पैसों की बात बाद में करेंगे। सबके सामने पैसों की बात करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि सबने पैसे नहीं लगाए थे, इसलिए इस बात को हम बाद में आराम से करेंगे, दक्ष धीरे से भी किसे कहता है। विक्की भी उसकी बात मान जाता है और दक्ष के साथ चला जाता है। फिर दक्ष सबके साथ बैठकर आराम से बातें करता है और सबको आज जो हुआ उसके बारे में बताता है। काफी देर बातें करने के बाद दक्ष खड़ा होकर अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। दक्ष जब अपने कमरे की तरफ जा रहा था तो उसको वहां पर गुरुदेव मिल जाते हैं। दक्ष उनकी तरफ देखकर अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। रुको दक्ष, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, गुरुदेव कहते हैं और दक्ष के पास चले जाते हैं। बोलिए, क्या बात करनी है, दक्ष पूछता है। मैं जाता हूं कि तुम्हारे मन में बहुत से सवाल चल रहे होंगे, मैं उन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए आया हूं, गुरुदेव कहते हैं। और फिर दक्ष उनको हैरानी से देखने लगता है। उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि गुरुदेव अब उसके सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। फिर दक्ष और गुरुदेव एक अलग खाली जगह पर चले जाते हैं जहां पर कोई नहीं था। अब पूछो तुम्हारे मन में क्या सवाल चल रहे हैं, मैं उनके तुम्हें सच सच जवाब ही दूंगा, गुरुदेव कहते हैं। मेरा पहला सवाल, ये वीर कौन है, दक्ष पूछता है। वीर तुम्हारा बड़ा भाई है, गुरुदेव बोलते हैं। और ये सुनते ही दक्ष के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि बचपन से ही वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और उनके मरने के बाद उसके चाचा ने ही उसे पाला था। ऐसे में उसका भाई कैसे हो सकता है, ये सब कैसे हो सकता है? आप मुझे सारी बात खुद से ठीक से बताइए, दक्ष कहता है। ठीक है, सुनो, आज से काफी सालों पहले हमने एक ऐसी चीज बनाई थी जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर शक्तियां आई हैं। वो चीज तुम्हारे अंदर हमारे जन्म से पहले ही आ गई थी, लेकिन हमने नहीं सोचा था कि तुम्हारी मां को जुड़वा लड़के होंगे। जब तुम्हारी मां को 2 लड़के हुए थे तब हमने सोचा था कि वो हमारी किस्मत है और ये दोनों ही हमारे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिर वो सब बिखर गया। हमें एक भविष्यवाणी मिली, इसमें बताया गया था कि ये दोनों भाई एक दिन आपस में लड़ेंगे और इन दोनों में से एक ही बचेगा, और जो बचेगा उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी होगी। दक्ष ने इस भविष्यवाणी को उसकी किताब के अंदर पहले ही पढ़ रखा था, इसलिए दक्ष उसे भविष्यवाणी को तो मानता ही था, लेकिन वो ये नहीं मानता था कि ये भविष्यवाणी उसी के साथ होने वाली है। अगर मेरी मां को जुड़वा बच्चे हुए थे तो हम अलग कैसे हुए, दक्ष पूछता है। तुम दोनों को साथ में रखने पर तुम दोनों के शरीर से ऊर्जा निकलती थी जो तुम्हारे आसपास की जगह के लिए ठीक नहीं थी, इसलिए ना चाहते हुए भी हमें तुम दोनों को अलग अलग करना पड़ा। हमने तुम दोनों को एक अनाथालय में छोड़ दिया और वहां से वीर को किसी बड़े परिवार ने अपना लिया और तुमको एक नॉर्मल परिवार ने। लेकिन समय के साथ तुम्हारे उसे परिवार के माता पिता मारे गए और तुम्हारे चाचा ने तुम्हें पाल, गुरुदेव कहते हैं। इसका मतलब मेरे माता पिता क्या अभी भी जिंदा है? अगर वो जिंदा है तो वो अपने बेटे को ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, दक्ष पूछता है। दक्ष की आंखों में हल्की हल्के आंसू आ गए थे। वो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उसे समय एक हादसा हो गया जिसकी वजह से तुम्हारे माता पिता पत्थर में बदल गए थे और आज भी वो पत्थर में ही बदले हुए हैं। हमने उनको ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम उनको ठीक नहीं कर पाए। समय के साथ हमें यह पता चला कि तुम दोनों जब 21 साल के हो जाओगे तब तुमको तुम्हारी सारी शक्तियां मिल जाएंगी और फिर तुम अपनी माता पिता को ठीक कर सकते हो, गुरुदेव दक्ष से कहते हैं। लेकिन मेरी माता पिता पत्थर में कैसे बदल गए, दक्ष पूछता है। उसको इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। यह सुनने में थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन वो सच में पत्थर में बदल गए थे, वो इसलिए क्योंकि उसे समय जब वो भविष्यवाणी हुई थी तब तुम्हारे माता पिता तुम दोनों को थोड़ा अलग अलग रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसे समय तुम दोनों आपस में जुड़े हुए थे और तुम दोनों अपनी शक्तियों का नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। इसकी वजह से, तुम्हारी ही शक्तियों की वजह से तुम्हारे माता पिता पत्थर में बदल गए।
हालांकि मैं ये नहीं कहता हूं कि इसमें गलती तुम्हारी थी। उसमें तुम बच्चे थे और उसे टाइम जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था, लेकिन उसे समय तुम इसका भी नहीं देखी तुम उसे ठीक कर सको, इसलिए हमने तुम दोनों को अलग अलग करने का फैसला किया था, गुरुदेव कहते हैं। और हमारी शक्तियों का क्या, दक्ष पूछता है। हमने तुम्हें आश्रम में भेजने से पहले तुम दोनों की शक्तियों को तुम्हारे अंदर ही बंद कर दिया था, ताकि तुम अपनी जिंदगी आराम से, जिसको और तुम 18 साल के होते ही तुम्हें तुम्हारी शक्तियां मिल गई थीं। लेकिन उसे समय तुम तैयार नहीं थे। अगर मैं वो शक्तियां तुम्हारे पास ही रहने देता तो शायद तुम यहां पर नहीं आते, और ये अगर हो जाता तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती थी। इसलिए मजबूरी में उसे दिन वो आग मुझे ही लगानी पड़ी ताकि तुम यहां पर आ सको। मैंने तुम्हारे भाई के साथ भी यही किया था और उसको भी यहीं पर ले आया था। क्या सच में मुझे अपने भाई से लड़ना होगा, गुरुदेव से दक्ष पूछता है। हाँ, क्योंकि वो अब उसके पास है जिसे तुम पहले ही जंगल में मिल चुके हो, और वो तुमको भी अपने साथ लेकर जाना चाहता था। ये वही है जो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, और उसने ही पूरे के पूरे एक आश्रम को खत्म कर दिया था ताकि वो उसे आसानी से लेकर जा सके, और हम कुछ नहीं कर पाए, और शायद हम तुम्हें भी नहीं बचा पाए। लेकिन वो पता नहीं तुम्हें क्यों छोड़ गया। शायद वो तुम्हारे मन में केवल शक ही पैदा करने आया था। मैं अपने माता पिता को ठीक करके रहूंगा। मैं अपने भाई को ढूंढ लूंगा और उसके साथ मिलकर उनको बचाने के लिए वह सब करूंगा जो मैं कर सकता हूं। लेकिन मुझे उसके लिए उसे जगह पर जाना होगा जहां पर वह है। दक्ष कहता है, नहीं, तुम वहां पर नहीं जा सकते हो। अगर एक बार तुम वहां पर चले गए तो तुम जहां कर भी वापस नहीं आ पाओगे। वह तो यही चाहता है कि तुम उसे जगह पर जाओ, क्योंकि उसे जगह पर हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे, और ना ही तुम्हारा भाई तुम्हारी मदद कर पाएगा, क्योंकि वह तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता है। ऐसे में तुम यह कैसे सोच सकते हो कि वह तुम्हारी मदद के लिए आएगा? गुरुदेव कहते हैं, उसने मेरी कई बार जान बचाई है, ऐसे में वह फिर से क्यों नहीं आएगा? दक्ष पूछता है। हां, मैं मानता हूं उसने तुम्हारी जान कई बार बचाई होगी, लेकिन ऐसे में अब वह तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा दुश्मन बनाकर तुम्हारे सामने आएगा, क्योंकि भविष्यवाणी पूरी जरूर होगी। और अगर तुम्हें तुम्हारी माता पिता को ठीक करना है, उसके लिए तुम्हें तुम्हारे भाई का साथ चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं, अगर तुम एकदम से उसके पास जाकर उसे यह सब बताओगे तो वह इस सब बातों पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि उसने पहले ही उसे ऐसी ऐसी बातें बता रखी हैं। इस पर कोई भी यकीन नहीं करना चाहता है। अगर तुम भी उसकी और बातें सुनते तो तुम भी मेरी बातों पर यकीन नहीं करते। लेकिन मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, और मैं तुम्हें तुम्हारी माता पिता दिखा भी सकता हूं, और शायद उनसे तुम्हारी बात भी करवा सकता हूं। गुरुदेव कहते हैं, क्या सच में मैं अपनी माता पिता से बात कर सकता हूं? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आपने कहा था कि वह पत्थर में बदल गए हैं। अगर वह पत्थर में बदल गए हैं तो वह बात कैसे कर सकते हैं? दक्ष पूछता है। हां, वह पत्थर में जरूर बदले हैं, लेकिन उनसे बात की जा सकती है। मैं भी इतनी समय से उनसे ही बात करता हूं, और उनसे पूछकर ही तुम दोनों का ध्यान रखता हूं। मैं उन दोनों से बात करने के लिए एक मशीन बनाई है। इसके माध्यम से मैं उनसे बात कर सकता हूं, और तुम भी उसे मशीन के माध्यम से मुझसे बात कर सकते हो। ऐसे में तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें बस मेरे साथ चलना है, और फिर तुम मुझसे बात कर पाओगे। आगे की सारी बात तुम्हें वह बता देंगे। ऐसे में तुम्हारे मन में उनके लिए जो भी सवाल हो तुम मुझसे पूछ सकते हो। गुरुदेव कहते हैं, हां, मुझे उनसे मिलना है, मुझे जल्दी उनके पास ले चलिए। दक्ष कहता है, और फिर वह दोनों साथ में दक्ष के माता पिता से मिलने के लिए जाने लगते हैं। दक्ष अपने माता पिता से मिलने के लिए काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो कैसे दिखते होंगे। उसने अपने माता पिता को बचपन में ही खो दिया था, इसलिए उसे कभी भी अपने माता पिता का प्यार मिला ही नहीं। इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। फिर गुरुदेव दक्ष को इस कमरे में ले आते हैं जहां पर वो मशीन लगी हुई थी, और हमेशा गुरुदेव इस मशीन से बात किया करते थे। ये देखो दक्ष, इस बड़ी मशीन के अंदर तुम्हारे माता पिता की मूर्तियां हैं, और इस मशीन की वजह से हम उनसे बात कर सकते हैं। तुम चाहो तो तुम मुझसे बात करके देख सकते हो, गुरुदेव कहते हैं। क्या सच में इसके अंदर मेरे माता पिता हैं? दक्ष पूछता है। हां मेरे बेटे, हम इसी के अंदर हैं। हम नहीं चाहते थे कि तुम इतनी जल्दी इन सब बातों का पता चले, लेकिन अब जैसे हाल होते जा रहे हैं
उसे हिसाब से हम तुमसे ये ज्यादा दिन नहीं छुपा सकते थे। उसे मशीन से आवाज आती है। दक्ष से कुछ भी कहा ही नहीं जा रहा था, बस उसकी आंखों में पानी आ गया था और वो अपने सामने नजर ही देख रहा था। दक्ष, इन सब में तुम्हारी और वीर की कोई गलती नहीं थी। उसे समय जो हुआ वो एक हादसा था और उसके लिए तुम कभी भी अपने आप को जिम्मेदार मत ठहरना। तुम दोनों जैसे भी हो, मेरे ही बेटे हो और मैं तुम दोनों के लिए कुछ भी कर सकता हूं। दक्ष के पिता कहते हैं। मां कहां पर है? दक्ष पूछता है। नहीं, वो तुमसे बात नहीं कर सकती है और तुमसे क्या, किसी से भी बात नहीं कर सकती है। इस मशीन में बस एक ही बात कर सकता है और शुरू से मैं ही बात कर रहा हूं। तुम्हारी मां उसे दिन से केवल एक पत्थर की मूर्ति है और कुछ भी नहीं। लेकिन अब जब तुम दोनों को सब कुछ पता चल ही गया है, तब सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। तुम अपने भाई को अच्छे से समझाओ, वो तुमसे बड़ा है, वो समझ जाएगा। दक्ष के पिता कहते हैं। मैं उसे जरूर बात करूंगा और मैं उसे यहां पर लिख रहा हूं ताकि वो और मैं मिलकर आपको यहां से बाहर निकल सके, दक्ष कहता है। दक्ष, इस वक्त वो जहां पर है वहां पर तुम नहीं जा सकते हो और तुम भी जानते हो कि वो तुमसे कितना ज्यादा ताकतवर हो गया है। ऐसे में तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते हो। वो उसकी हर एक बात मानता है। अगर तुम वहां गए और उसने वो दिया कि उसे जान से मार दो, तो शायद वो भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी। गुरुदेव कहते हैं। तो मैं क्या करूं? मुझे अपने भाई से बात करनी होगी, फिर ही कुछ हो सकता है, दक्ष कहता है। मैं ये नहीं कहता कि तुम मुझसे बात मत करो। मैं तो बस इतना बोल रहा हूं कि तुम पहले अपने आप को उतना मजबूत बनाओ कि तुम उसका कुछ देर सामना कर सको। अभी तक तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो और इस टूर्नामेंट में भी तुम उसी की वजह से आगे निकले हो। ऐसे में तुम्हारा उसके पास जाना ठीक नहीं होगा, गुरुदेव कहते हैं। हाँ दक्ष, गुरुदेव सही बोल रहे हैं। तुम पहले अपनी और अपने आप को मजबूत बनाओ, उसके बाद तुम अपने भाई से बात करने के लिए जाना। आप जब तुम्हें सब कुछ पता चल गया है तो तुम चाहो तो अपनी शक्तियों को वापस, दक्ष के पिता कहते हैं। नहीं, मैं जब तक अपने सभी पॉइंट्स पूरे नहीं कर लेता तब तक मैं अपनी शक्तियों को नहीं लूंगा। एक बार सभी पॉइंट्स पूरी होने के बाद तो मुझे शक्तियां मिल ही जाएंगी और उसे टाइम में आप उन पर नियंत्रण करने में अच्छा हो जाऊंगा, दक्ष कहता है। जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें वैसे मजबूत होना है तो ये तो और भी अच्छी बात है। अगर तुम शक्तियों के साथ लड़ते हो तो तुम्हें सीखने को कब मिलेगा और तुम बिन शक्तियों के ज्यादा सीख पाओगी। मुझे तुम पर गर्व है कि तुम मेरे बेटे हो, तुम उसके साथ जिसने तुम्हारे भाई को हमसे अलग किया है, दक्ष के पिता कहते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं कहीं पर भी नहीं जा रहा हूं और बहुत जल्द इतना मजबूत हो जाऊंगा कि अपने भाई को यहां पर ला सकूं। फिर मैं देखता हूं कि मुझे कौन रोकता है आप दोनों को ठीक करने से, दक्ष कहता है। तो अब तुम क्या करने की सोच रहे हो, गुरुदेव दक्ष से पूछते हैं। ये टूर्नामेंट बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है और इस टूर्नामेंट के खत्म होते ही मैं अपने सभी पॉइंट्स पूरे कर लूंगा और पूरे होते ही मुझे अपनी शक्तियां मिल जाएगी। शक्तियों के हासिल होते ही मैं अपने भाई को लेने के लिए जाऊंगा और उसे अपने साथ लेकर ही आऊंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों ना हो जाए, दक्ष कहता है। मैं जिंदगी भर अकेला रहा हूं और मुझे जिस परिवार का साथ चाहिए था वो मुझे कभी नहीं मिला, लेकिन अब मेरे पास एक मौका है कि मैं अपने पूरे परिवार को इकट्ठा कर सकूं, तो मैं उसे मौका और अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। मैं अपने पूरे परिवार को इकट्ठा करके रहूंगा, दक्ष सोचता है। फिर आईना अपने पिता से काफी देर बात करता है और वो अपने मां के बारे में भी उनसे काफी कुछ पूछता है कि वो कैसी थी, क्योंकि दक्ष ने बचपन से ही उनको नहीं देखा था, इसलिए वो उनसे सब कुछ पता करना चाहता था। दक्ष के पिता भी उसे सब कुछ बता देते हैं और उसके बाद दक्ष वहां से चला जाता है। दक्ष का मन तो और भी ज्यादा बात करने का था, लेकिन गुरुदेव ने उसे कहा, यह मशीन ज्यादा देर तक बात नहीं कर सकती है। अगर तुम ऐसे ही बात करते रहे तो इस मशीन पर बुरा असर पड़ सकता है। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारे पिता तुमसे बात नहीं करना चाहते, वो तुमसे बात करना चाहते हैं, लेकिन ये मशीन उतनी मजबूत नहीं है जितनी तुम सोच रहे हो। ये बस कुछ देर बात करने के लिए ही बनी गई है, लेकिन अब तुम दोनों को बात करते हुए काफी समय हो गया है, इसलिए अब तुम्हें थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए, गुरुदेव कहते हैं। और उसके बाद दक्ष हाँ मैं जवाब देकर वहां से चला जाता है। दक्ष आज अपने आप को बहुत ज्यादा खुश महसूस कर रहा था, क्योंकि जैसा हो उसने सोचा था, आज का दिन उससे भी अच्छा निकला और आज उसे अपने पिता से बात करने का एक मौका भी मिल गया, जिसकी वजह से और भी ज्यादा खुश था। मैं आपसे वादा करता हूं
मैं आपको ठीक जरूर करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, दक्ष सोचता है। आज से मेरा मकसद यही होगा कि मैं आपको और मां को ठीक करूं। इसके साथ मुझे अपने भाई को भी वापस लाना है। वहां दूसरी तरफ गुरुदेव कहते हैं, हमने कुछ गलत तो नहीं किया, इतनी जल्दी उसे सब कुछ बात के। नहीं, हमने कुछ गलत नहीं किया है, उसे सब कुछ पता होना चाहिए था और अब उसे सब कुछ पता चल गया है। तो तुम चिंता मत करो, वो सब संभाल लेगा। बस उम्मीद है कि वो अपने आप को किसी खतरे में न डालें, दक्ष के पिता कहते हैं। अपने पिता से बात करने के बाद दक्ष अपनी कमरे में चला जाता है और अगले दिन की तैयारी करने लगता है। और जी ने अपने आप को मजबूत बनाने के लिए यह सोचा था कि वो इस टूर्नामेंट में और भी आगे तक लड़ेगा। अगले दिन दक्ष लड़ने के लिए चला जाता है, लेकिन उसके बाद जो होता है उसे पर दक्ष को क्या किसी को भी विश्वास नहीं होता। दक्ष के सामने एक आदमी खड़ा हुआ था जो उसे भी ज्यादा ताकतवर नजर आ रहा था, लेकिन लड़ाई शुरू होने से पहले ही उसने हार मान ली थी, जिसकी वजह से दक्ष बिना लड़े ही जीत गया था। दक्ष को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा नहीं सोचता है। वो इस बात से खुश था कि वो ये लड़ाई जीत गया है और अपनी रैंक 7 कर ली है। जहां पर दक्ष खुश था, वहीं पर विक्रम राठौर के होश उड़े हुए थे, क्योंकि दक्ष की रैंक इस समय जो थी वो उसे बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता था। एक बिनाई बोलबार के वहां तक जाना नामुमकिन था, लेकिन दक्ष ने वो कर दिखाया था। अगले दिन भी जब दक्ष का मुकाबला होता है, तब भी दक्ष के सामने वाला हथियार डाल देता है और दक्ष को जितने देता है। ऐसा कुछ दिनों तक होता है और सभी के सभी दक्ष के सामने अपने हथियार छोड़ ही देते हैं। कोई भी दक्ष से लड़ने को तैयार नहीं था, क्योंकि सबने दक्ष और विवेक ओबरॉय की लड़ाई देखी थी, जो लड़ाई इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि कोई उसे लड़ाई में हिस्सा लेने के बारे में सपने में भी नहीं छोड़ सकता है। और उसे लड़ाई को दक्ष ने बड़ी ही आसानी से जीत लिया था। अब ऐसे में अगर कोई दक्ष से लड़ता है तो उसकी मौत पक्की होगी। सभी का यही मानना था, इसलिए कोई भी दक्ष से लड़ने को तैयार नहीं था, जिसकी वजह से दक्ष अब रैंक 2 पर पहुंच गया था। तुमने तो कमाल ही कर दिया, सीधा नंबर 2। यह बहुत बड़ी बात है। दक्ष आज तक ऐसा कोई नहीं कर पाया है जैसा तुमने कर दिखाया है, राघव कहता है। मुझे तो खुद विश्वास नहीं हो रहा कि ये सब लोग ऐसे सोच सकते हैं। ये बिना वजह अपने आप को कमजोर मान रहे हैं, और वो तो मेरे लिए अच्छा ही है कि ये ऐसे ही सोच। अगर इनमें से कोई भी मुझसे लड़ता तो शायद वो आसानी से जीत सकता था। मैंने फैसला किया था कि मैं कुछ देर और ही लड़ूंगा, उसके बाद इस लड़ाई को छोड़ दूंगा, लेकिन अब मुझसे लड़ने को कोई भी तैयार ही नहीं है, दक्ष कहता है। शायद तुम्हें कल का मुकाबला लड़ना पड़ सकता है, क्योंकि वो नंबर 1 के लिए होगा और कोई भी ऐसे ही नंबर 1 तुमको नहीं देगा। अगर तुम कल का मुकाबला जीत जाते हो तो तुम एक इतिहास बना दोगे जिसको कोई नहीं तोड़ पाएगा, कबीर कहता है। वैसे कल मुझे किसी से लड़ना है, तुम ऐसे किसी ने देखा है? क्योंकि मुझे तो टाइम ही नहीं मिला कि मैं ये पता करूं कि मुझे किसी से लड़ना होगा, दक्ष कहता है। देखा तो हमने भी नहीं है, लेकिन जो बंदा नंबर 2 तक आया है वो उतना मजबूत तो होगा ही कि नंबर 1 के लिए लड़ सके, राघव कहता है। चलो जो होगा कल देखा जाएगा, दक्ष कहता है और मुस्कुराने लगता है। अगले दिन दक्ष लड़ने के लिए चला जाता है। वो टूर्नामेंट का आखिरी मुकाबला था, इसलिए बहुत सारे लोग उसको देखने के लिए आए थे। सब ये जानना चाहते थे कि किसको इस टूर्नामेंट का पहला इनाम मिलता है। दक्ष जब मैदान में खड़ा हुआ था तब उसके सामने एक आदमी आता है जो उसे दुगनी उम्र का लग रहा था। उसे आदमी ने काले कपड़े पहन रखे थे और वो देखने में काफी ज्यादा डरावना नजर आ रहा था। उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी। तुम में बहुत ज्यादा हिम्मत है और तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे मिल पाऊंगा, लेकिन आज देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। ये सब मुझे विवेक ओबेरॉय से कहना था, लेकिन वो पिछले लड़ाई में तुमने उसकी वो हालत की जिसकी वजह से वो अब जल्दी ही किसी से भी नहीं लड़ पाएगा। वो आदमी कहता है, वो मैंने जानबूझकर नहीं किया दक्ष, बस इतना ही बोलता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने अपनी मर्जी से किया या जानबूझकर, लेकिन तुमने उसे जिंदा छोड़ दिया। यह है तुम्हारी बहुत बड़ी बात है। अगर उसे दिन तुमने उसको मार दिया होता तो शायद आज हम दोनों के बीच भी वैसे ही लड़ाई होती, क्योंकि विवेक ओबेरॉय मेरा दोस्त है। सच कहूं तो कभी था, लेकिन अब मुझे बस उससे ही लड़ना है और उसे आगे निकलना है। इसके लिए मैंने ये टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था।
लेकिन वो अब हार चुका है तो मेरा आगे लड़ने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं अपनी हार मानता हूं और इस लड़ाई को यहीं पर छोड़कर जा रहा हूं, वो आदमी कहता है और वहां से चला जाता है। उसे आदमी को जाता हुआ देख दक्ष बहुत ही ज्यादा हैरान था। जो बातें उसे आदमी ने कही थी, उससे ऐसा लग रहा था जो बातें उसे आदमी ने कही थी, उससे ऐसा लग रहा था कि वो आदमी उसे जरूर लड़ेगा, लेकिन उसने लड़ाई न करने का फैसला किया था और वहां से चुपचाप चला गया था। ये नहीं हो सकता। विक्रम राठौर गुस्से में अपनी स्क्रीन को फोड़ते हुए कहता है, दक्ष नहीं जीत सकता, वो फर्स्ट नहीं आ सकता है, वो फर्स्ट आ गया है और अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तुम चाहो तो उसके नीचे काम कर सकते हो, शायद वो तुम्हें कम पर रख ले। बहादुर सिंह कहता है, उसने चीटिंग की है, वो किसी से भी नहीं लड़ा है और वो यहां तक बिना लड़ाई किया ही पहुंचा है, इसलिए मैं उसे नहीं मानता कि वो अपने दम पर नंबर 1 बना है। विक्रम राठौर कहता है, तुम मानो या ना मानो, सारे लोगों ने देखा है कि सभी ने अपनी मर्जी से अपनी हार मानी है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो शायद वो सारे मारे जा सकते थे। इसमें अच्छा यही है कि वो पहले ही अपनी हर मां के पीछे हो जाए ताकि ऐसा कुछ भी ना हो। बहादुर सिंह कहता है, मैं उसे बदला जरूर दूंगा। वो ये टूर्नामेंट जीत गया तो क्या हुआ, मेरे पास उसे मारने के और भी बहुत तरीके हैं, मैं उसे खत्म करके रहूंगा, तुम देखते जाओ। विक्रम राठौर कहता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं पहले स्थान पर पहुंच गया हूं। दक्ष इस मैदान में खड़ा होता हुआ सो रहा था। वो बोर्ड की तरफ देखा है जहां पर सभी प्लेयर्स की रैंक टिकी हुई थी और उसे रैंक के अंदर दक्ष को अपनी रैंक सबसे ऊपर नजर आती है, पहले नंबर पर। अब इसके लिए मैं इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था, उसको करने का समय आ गया है। अब मुझे देखना है कि मुझे क्या इनाम मिलता है। नंबर 10 पर जो इनाम था, ये इनाम उससे भी बहुत बड़ा होने वाला है। मैंने तो उम्मीद ही नहीं की थी कि मुझे ऐसा कुछ भी मिल पाएगा, लेकिन अब मुझे जो इनाम मिलने वाला है वो जरूर की बहुत ज्यादा ताकतवर होगा। शायद वो मेरी ताकत को और भी ज्यादा कर दे, दक्ष सोचता है और उसे मैदान से बाहर आ जाता है। दक्ष देखा है कि उसके दोस्त उसके सामने खड़े हुए थे और वो दक्ष के देखते ही उसे अपने गले से लगा लेते हैं। निशिका और निशा भी दक्ष को गले लगाती है। किसी को भी एक ही नहीं था कि दक्ष नंबर 1 बन सकता है, लेकिन अब उसने ऐसा कर दिखाया है, इसलिए सभी को यह मानना ही पड़ेगा। तुमने इतिहास रच दिया है, दक्ष ऐसा आज तक कोई नहीं कर पाया है और शायद अब कोई कर भी नहीं पाएगा। तुम्हारे अलावा तुम अभी तक एक इवॉल्वर भी नहीं बने हो और तुमने नंबर 1 का स्थान हासिल कर लिया है। ऐसे में तुम सबसे ज्यादा मजबूत हो गए हो। अब तुम चाहो तो अपनी खुद की टीम बना सकते हो और उसका लीडर भी बन सकते हो। सारे के सारे मजबूत लोग खुद ही तुम्हारे पास चलकर आएंगे और फिर तुम उनमें से किसी को भी अपनी टीम में ले सकते हो, जैसे निशिका खान ने किया था। राघव कहता है, नहीं, मुझे अपनी टीम नहीं बनानी है, मैं इस टीम से ही बहुत ज्यादा खुश हूं और मुझे नहीं लगता कि मैं लंबे समय तक अपनी टीम बनाने के बारे में सोचूंगा भी। पहले मुझे बहुत कुछ सीखना है और करना भी है। दक्ष अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहता है, तो अब तुम्हारा क्या करने का प्लान है? राघव पूछता है। फिलहाल तो मैं जाकर देखूंगा कि मुझे क्या इनाम मिलता है और उसके बाद तुम सब तैयार हो जाओ। हम सब अगले मिशन पर जाने वाले हैं। वो मिशन बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है, तो तुम सब उसकी तैयारी अच्छे से करो। हम कुछ दिनों बाद ही वहां पर चलेंगे, दक्ष कहता है। फिर सभी एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं।